नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक रीसेंट अनाउंसमेंट आ रही है, रजनीकांत जी की एंट्री हो रही है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में। आपको पता है 2021 में इलेक्शंस होने वाले हैं तमिलनाडु में। तो ऑब्वियस सी बात है, दो जो मेन पार्टीज हैं डीएमके और एआईएडीएमके, वो गेयर अप कर रही हैं अपने आप को इलेक्शन जीतने के लिए। यहाँ पे एक नई एंट्री हुई है रजनीकांत जी की। अब बात यह है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार यह हुआ है कि रजनीकांत जी इलेक्शंस में उतरेंगे या फिर अपनी खुद की पार्टी फ्लोट करेंगे। ये सब चीज़ों के बारे में जो बातें हैं वो 2017 से चल रही हैं। लेकिन अगर आप तमिलनाडु स्टेट की बात करिए तो बेसिकली दिस स्टेट इज वर्चुअली अ टू पार्टी सिस्टम। यहाँ पे केवल दो पार्टी डोमिनेट करती हैं, डीएमके और एआईएडीएमके। ये दोनों पार्टीज द्रविडियन मूवमेंट से निकली हैं। द्रविडियन मूवमेंट मतलब कि वी बिलोंग टू द्रविडियन कम्युनिटी, वी बिलोंग टू द्रविडियन रेस। ओके, और हम अपनी खुद की मतलब वो अपने लोकल पॉलिटिक्स को ज्यादा वैल्यू देते हैं और इसी के चलते कांग्रेस बाहर निकल गई तमिलनाडु से भी। उसको थोड़े बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। रजनीकांत जी की पॉलिटिकल कैरियर के बारे में बात करेंगे। तमिलनाडु में ये जो सेलिब्रिटी वर्शिप का एक ट्रेंड है, इसके बारे में देखेंगे। अभी के लिए क्या हो रहा है, एमजीआर का क्या रोल था, रजनीकांत जी को कैसे एमजीआर के साथ कंपेयर किया जा रहा है, और कैसे रजनीकांत का यहाँ पे पार्टी फ्लोट करना द्रविडियन पार्टीज को यानी कि डीएमके या एआईडीएमके इनमें से किसी एक के लिए खतरनाक हो सकता है। कैसे तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स है वो पूरी तरीके से कास्ट कंसेंट्रिक है। इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। रजनीकांत जी को प्यार से थलैवा भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इसके बारे में देखते हैं। इनका रियल नाम है शिवाजी राव गायकवाड़। 12 दिसंबर 1950 को इनका जन्म हुआ था। ऑलमोस्ट 70 ईयर्स ओल्ड है ये, और तमिल सिनेमा में प्राइमरली काम करते हैं। ये एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर भी हैं। कई अवार्ड्स जीत चुके हैं। 4 बार इनको तमिलनाडु स्टेट फिल्म बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका है। एक बार फिल्म फेयर बेस्ट तमिल एक्टर का अवार्ड मिल चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको 2000 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण ऑलरेडी दे चुकी है। इनको 50th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि गोवा में होता है, कन्फर किया गया था किससे, सेंटिनरी अवार्ड फॉर इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। ओके, फिर इनको आइकन ऑफ द गोल्डन जुबली अवार्ड भी दिया गया। डेमी गॉड स्टेटस है इनके पास। डेमी गॉड स्टेटस का मतलब यह है कि भाई भगवान माना जाता है इनको। कहां पे, तमिलनाडु में। इनको बोला था थलैवा। थलैवा को आप थलैवार भी बोल सकते हैं। मतलब तमिल में थलैवार का मतलब होता है एक लीडर, एक बॉस। और यहां पे कहीं ना कहीं रजनीकांत जी को थलैवा इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक बॉस की तरह इनकी इज्जत की जाती है। कहते हैं ना कि एक सर, सर का भी एक एक्सट्रीम फॉर्म समझ लीजिए तमिल में होता है थलैवा। मतलब कि हमारा नेता, हमारा लीडर। अपनी स्टाइल के लिए, अपने तरीके के लिए रजनीकांत जी बहुत माने जाते हैं। मोस्ट पॉपुलर एक्टर हो साउथ इंडिया में। इनके जो स्पेशल डायलॉग्स हैं, इनकी जो ईडियोसिंक्रेसी है, ईडियोसिंक्रेसी मतलब किसी भी चीज को करने का तरीका, तो चश्मा पहनने का तरीका या गोली चलाने का तरीका, तो एक यूनिक सा तरीका निकल आता है जिसको लोग कॉपी करते हैं, वो इतना फेमस हो जाता है। तो इसको आप कहते हो ईडियोसिंक्रेसी। ओके, कहीं ना कहीं रजनीकांत जी बहुत पॉपुलर है। चूंकि कैरिज्मेटिक तो इनकी पर्सनालिटी है ही, स्टंट्स भी इन्होंने बहुत अच्छे किए हैं मूवी में, और इनकी सुपर हीरो की अपीयरेंस है। सुपर हीरो की अपीयरेंस है मतलब कि बहुत ताकतवर इनको मूवी में दिखाया जाता है। अगर आपने देखी हो मूवी, बहुत सी मूवी है, ठीक है, रजनीकांत जी की, मैं खुद ही इनका बड़ा फैन हूँ। ग्रेविटी डिफाइंड स्टंट्स करते हैं कैरिज्मेटिक एक्सप्रेशन से, और उसके साथ साथ अपने रियल लाइफ में ये पर्सन बहुत मॉडेस्ट है। मतलब कि लोगों की मदद करना, ठीक है, फिलेंथ्रॉफी करना, ये सब चीजें भी करते हैं रजनीकांत जी। अब बात करते हैं तमिलनाडु के पॉलिटिकल सिस्टम की, जिसको बोला जाता है एक वर्चुअल टू पार्टी सिस्टम। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स थोड़ा रोक के वही सारी बातें, वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। मैं बार बार इसलिए करता हूं ताकि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल जाए आप लोगों से। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा लोगों के सामने पहुंचेंगी। आप एक तरीके से मेरी मदद ही करेंगे। ज्वाइन बटन दबा के भी आप कर सकते हो, बट अगर आप ज्वाइन बटन नहीं दबा सकते हो तो कम से कम वीडियोज़ को शेयर ही कर दो, लाइक ही कर दो, कमेंट ही कर दो, उससे काफ़ी फायदा हो जाएगा मुझे। ठीक है, तो भाई तमिलनाडु की बात की जाए, जब हमारा देश आजाद हुआ तो तमिलनाडु में भाई कांग्रेस पार्टी का बोलबाला था, नो डाउट। लेकिन कांग्रेस पार्टी 1967 में हार गई तमिलनाडु को। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी थी और वो नेशनल इंटीग्रेशन करना चाहती थी। कहीं ना कहीं तमिलनाडु में जो लोग थे और जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो एक लिमिट से ज्यादा नेशनल इंटीग्रेशन नहीं करना चाहती, और इसके चलते आप देखेंगे कि 1967 में कांग्रेस के हाथ से तमिलनाडु निकल गया। ओके, और उसके बाद से कांग्रेस कभी भी तमिलनाडु में घुस नहीं पाई है। भारतीय जनता पार्टी तो कभी तमिलनाडु में थी ही नहीं। छोटी मोटी थोड़ी बहुत और पार्टीज हैं जैसे पीएमके, एमडीएमके, डीएमडीके, ये पार्टीज एग्जिस्टेंस टू है तमिलनाडु में, बट इनका कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं है। सिग्निफिकेंट इंपैक्ट केवल दो पार्टी का है, डीएमके और एआईएडीएमके।
और ये दोनों पार्टीज इतनी डोमिनेंट हैं कि 1989 के बाद ना करुणानिधि जी और ना ही जयललिता जी, इन दोनों में से किसी ने भी कंसेक्यूटिव बार असेंबली इलेक्शंस नहीं जीते। यानी एक बार अगर डीएमके जीतेगी, जो करुणानिधि जी की पार्टी है, तो अगली बार एआईएडीएमके जीतेगी, जो जयललिता जी की पार्टी है। और दोनों ने अल्टरनेटिवली चीफ मिनिस्टर की सीट पे बैठे हैं, जो कि सेंट जॉर्ज फोर्ट नाम की जगह है चेन्नई में, वहां पे। अगर आप बात करें ओ पनीरसेल्वम, अभी के समय पे जब पॉलिटिक्स की बात होती है तमिलनाडु में, तो दो लोगों के नाम बहुत आते हैं, एक ओ पनीरसेल्वम, एक एडापड्डी के पलानीस्वामी। एक्चुअली में कुछ दिन पहले ही मैंने एडिटोरियल में आपके साथ डिस्कस किया था कि ओ पनीरसेल्वम और एडापड्डी के पलानीस्वामी के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट था कि भैया चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। ओके, अभी के लिए कौन है चीफ मिनिस्टर? एडापट्टे के पलानीस्वामी। और 2021 के असेंबली इलेक्शंस में भी एआईएडीएमके की तरफ से भी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट एडापड्डी के पलानीस्वामी ही हैं। पहले ओ पनीरसेल्वम भी चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं 2001 में, जब जयललिता जी को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए, टेम्पररी पीरियड के लिए, चीफ मिनिस्टर बनने से रोक दिया था। अब देखिए 1996 में जब इलेक्शंस हो रहे थे तमिलनाडु में, तो उस समय पे डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम और टीएमसी नाम की एक पार्टी है, उसका अलायंस बना। तो डीएमके और टीएमसी के अलायंस को रजनीकांत जी ने सपोर्ट किया, और उस समय पे डीएमके टीएमके जो अलायंस थे वो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में भी ठीक ठाक जीते थे, और कहीं ना कहीं जो स्टेट के इलेक्शंस हुए थे उसमें भी जीते थे। 2004 की बात की जाए तो रजनीकांत जी ने बोला कि मैं पर्सनली बीजेपी पार्टी को वोट दूंगा, बट एक्चुअली में उन्होंने बीजेपी पार्टी को ओपन सपोर्ट नहीं दिया। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मेरे फैंस जाके बीजेपी को वोट दें। हाँ, उन्होंने ये बोला कि पर्सनली जब मैं वोट डालने जाऊंगा तो बीजेपी पार्टी को वोट दूंगा। हालांकि उस साल अगर आप देखोगे 2004 में लोकसभा में तमिलनाडु की तरफ से कोई भी सीट नहीं जीती बीजेपी। अब यहां पे बोला यह जा रहा है 1996 एक ऐसा समय था जिस समय पे जो एक्टिंग कैरियर था आपका रजनीकांत जी का, वो बहुत ऊपर था। तो उस समय पे अगर रजनीकांत जी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट करते तो वो सिग्निफिकेंट गेन्स कर सकते थे। अब 2019-2020 के टाइम पीरियड में अपनी पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट कर रहे हैं रजनीकांत जी, तो उतना फायदा नहीं होगा। अगर आप देखो तो रजनीकांत जी ने 31 दिसंबर 2017 को अनाउंस किया कि भाई मैं पॉलिटिक्स में एंट्री करूंगा, और 2021 में जो तमिलनाडु स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होंगे उसकी सारी की सारी 234 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स को फील्ड करूंगा। और इन्होंने बोला कि मान लीजिए मेरी पार्टी पावर में आती है, और पावर में आने के 3 साल के अंदर अगर मैं अपने प्रोमिसेस को पूरा नहीं कर पाया तो मैं रिजाइन कर दूंगा। ये रजनीकांत जी बोल रहे हैं। लेकिन भाई पार्टी को बनाने का जो ऑफिशियल डिसीजन है वो रिसेंटली आया है, अभी कुछ दिन पहले ही एक्टर रजनीकांत जी ने बोला कि भाई मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना रहा हूं, और मई 2021 में जो इलेक्शंस होने वाले हैं वहां पे 234 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मैं अपने जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको फील्ड करूंगा। वैसे तो देखा जाए तो रजनीकांत जी की पॉलिटिक्स में एंट्री की जो स्पेकुलेशंस थे, जो बातें थे, वो 1996 में शुरू हो गई थी, जब पहली बार उन्होंने चीफ मिनिस्टर उस समय की जयललिता को ओपनली अपोज किया था। और कहीं ना कहीं जयललिता जी से पहले जो एमजीआर थे ना, एआईएडीएमके के फाउंडर एमजी रामचंद्र, जिनको गॉड स्टेटस दिया जाता है, आप तमिलनाडु की किसी भी शहर में चली जाइए, किसी में गली में चले जाइए, वहां पे आपको एमजीआर के पोस्टर्स मिल जाएंगे। वो जो फिल्म में एक्टिंग करते थे उसके पोस्टर्स, ओवरऑल आप देखेंगे तो जयललिता जी के भी, एमजीआर जी के भी, वहां पे करुणानिधि जी के भी, अन्नादुराई जी के भी, मतलब जो भी वहां के स्टार्स हैं, जो पॉलिटिकल स्टार्स है, खासकर वो लोग जो पहले की मूवीज में थे और बाद में पॉलिटिशियंस बने, उनके पोस्टर्स आपको हर जगह दिखेंगे। लोग उनको एक्चुअली में बहुत मानते हैं। ओके, तो ये सब बातें, तो इस चीज का फायदा बोला जा रहा है कि रजनीकांत जी को मिलेगा। रजनीकांत जी ने ये जो अनाउंसमेंट है कि भाई मैं अपने कैंडिडेट्स को फील्ड करूंगा, ये उनका एक जो होम है वहां से करी थी, जब उन्होंने रजनी मक्कल मंडरम के सेक्रेटरी से बात की। अभी जो रजनी मक्कल मंडरम करके जो आउटफुट है 2008 में शुरू किया था रजनीकांत जी ने, ऐसा बोला गया था 2018 में, सॉरी, ऐसा बोला गया था कि 2018 में ये जो रजनी मक्कल मंडरम है, दिस इज बेसिकली अ फ्रंट, ताकि आगे चल के एक फुल फ्लेज्ड पार्टी लॉन्च की जाएगी। ओके, तब ऑब्वियस सी बात है 2021 में ये चीज क्लियर हो गई है कि 2021 के जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे रजनीकांत जी किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट देने वाले हैं नहीं, वो अलग से ही अपनी पार्टी फ्लोट करेंगे। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है, इतना आसान नहीं है तमिलनाडु में इलेक्शन को जीतना। इससे पहले रजनीकांत जी से पहले भी तमिल सिनेमा के बड़े फेमस एक्टर हैं विजयाकांत जी, इन्होंने अपनी पार्टी फ्लोट की और 2006 के जो इलेक्शंस हुए थे उनको लड़ा। उनकी नई पार्टी का नाम था डीएमडीके। ये डीएमडीके पार्टी पूरे स्टेट में केवल 8% वोट्स को कैटर कर पाई,
एक भी सीट नहीं आई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, केवल एक सीट आई जो खुद विजयकांत जी कंटेस्ट कर रहे थे। तो विजयकांत जी जिस सीट से कंटेस्ट कर रहे थे केवल वो वहीं से जीते, बाकी एक भी सीट नहीं जीती डीएमडीके विजयकांत जी की पार्टी। और ये जो परफॉर्मेंस थी विजयकांत जी की पार्टी की 2006 में, अगर इससे गंदी परफॉर्मेंस आती है रजनीकांत जी की पार्टी की, तो ये रजनीकांत जी की पार्टी के लिए बड़ी शर्म की बात होगी। मतलब इतना बड़ा फिगर जिससे इतना एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई पूरे के पूरे इलेक्शन अपने ऑरा पे जिता सकते हैं, अगर वो हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो पर्सनल इमेज है उसको एक धक्का लगेगा। अब बात करते हैं तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के बारे में। अगर आप बात करो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में, तो जब देश आजाद हुआ उसके बाद कांग्रेस डोमिनेंट थी। 1967 में कांग्रेस से जोर पकड़ लिया किसने? डीएमके ने। द्रविड़ मुनेत्र कजागम, द्रविड़ मुनेत्र कजागम जब 1967 में कांग्रेस को हरा के जीता था, उस समय पे ये दिखाया गया था कि भाई पूरी की पूरी आइडियोलॉजिकली चेंज हो गई है। कांग्रेस कहीं ना कहीं नेशनल इंटीग्रेशन की बात होती थी, और ये जो पार्टी निकली डीएमके, ये द्रविडियन आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही थी। और आप बाद में देखोगे डीएमके से जो पार्टी निकलेगी एआईएडीएमके, वो भी कहीं ना कहीं द्रविडियन आइडियोलॉजी पे बेस्ड होगी, क्योंकि डीएमके के अंदर ही इसके मेंबर थे एमजी रामचंद्रन। एमजी रामचंद्रन उन्होंने डीएमके ज्वाइन किया, डीएमके के रैंक्स पे बढ़े, और बाद में इनको डीएमके से निकाल दिया गया। जब इनको डीएमके से निकाल दिया गया और इन्होंने बनाई ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कजागम, तो ऐसा लगा था कि डीएमके और एआईडीएमके आपस में लड़ रहे हैं तो शायद कांग्रेस जीत जाए, जिसको लीड कर रहे थे के कामराज उस समय पे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जीता कौन? एमजीआर की एआईएडीएमके। यानी कि भैया अब अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजागम को अक्टूबर 1972 में फाइंड किया एमजी रामचंद्रन ने, और अगले ही इलेक्शन में जबरदस्त तरीके से जीते एमजीआर। एआईएडीएमके की पार्टी इनकी, कांग्रेस सेकंड नंबर पे आई, डीएमके थर्ड नंबर पे आया। एमजीआर की जो पार्टी थी ना, ये ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजागम, इसको 52% वोट मिले। सेकंड नंबर पे वोट मिले किसको? आपकी कांग्रेस को। थर्ड नंबर पे वोट मिले किसको? आपके डीएमके पार्टी को। अगर आप बात करो 1971 के जनरल इलेक्शंस की, यानी 1971 में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए थे, वहां पे 59% वोट मिले थे डीएमके को। और 1976 में जो जनरल इलेक्शन हुए, वहां पे 52% वोट मिल गए एआईएडीएमके के एमजीआर की पार्टी को। सेकंड नंबर पे कांग्रेस और डीएमके तीसरे नंबर पे पहुंच गई। इस लेवल पे छलांग मारी यहां पे एमजीआर साहब ने। मतलब एक कहते हैं ना कि कैरिज्मेटिक विक्ट्री। तो अब बात करेंगे एमजीआर जी के बारे में, जो इतनी इंपॉर्टेंट है भाई। एकदम से अपनी नई पार्टी बना के बिल्कुल ही जबरदस्त बंपर जीत लेना और सीएम बन जाना, ये काम कर दिखाया एमजी रामचंद्र साहब ने। 17 जनवरी 1917 को उनका जन्म हुआ था, 24 दिसंबर 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका नाम था मारुथुर गोपालन रामचंद्रन। एमजीआर इनको पॉपुलरली कहा जाता था, इंडियन पॉलिटिशियन है, फिल्म एक्टर है, चीफ मिनिस्टर रहे तमिलनाडु के 1977 से लेकर 1987 के बीच में। फिलिंथ्रोपिस्ट थे, यानी कि भाई काफी धर्म और ठीक है आप चंदा वगैरह देना, ह्यूमैनिटेरियन आइकम है। इनको पोस्टुमसली भारत रत्न दिया गया 1988 में। कहीं ना कहीं पहले ये डीएम की पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, तो सीएन अन्नादुराई लेड द्रविड़ मुनेत्र कजागम के साथ जुड़े थे एमजीआर। पहले धीरे धीरे उसकी रैंक से बढ़े। कैसे बढ़े? ऑब्वियस सी बात है, इनकी फैन फॉलोइंग तमिल मूवीज के चलते बहुत ज्यादा थी। उस फैन फॉलोइंग का इस्तेमाल करके इन्होंने अपना एक बड़ा पॉलिटिकल बेस बनाया और ऊपर उठते ही चले गए। 1972 में जब अन्नादुराई जी की डेथ के 3 साल बाद इन्होंने डीएमके छोड़ दिया। एक्चुअली में डीएमके में करुणानिधि जी के साथ एमजीआर की बनी नहीं, और कहीं ना कहीं एमजीआर जी को डीएमके छोड़ना पड़ गया। डीएमके छोड़ने के बाद इन्होंने अपनी पार्टी बनाई ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजागम, और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजागम ने 1976-1977 के इलेक्शन में जबरदस्त विक्ट्री ली, डीएमके को पूरी तरीके से हरा दिया। उसके बाद तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर रहे एमजीआर, और लगातार 10 साल तक रहे। अब अगर आप कंपैरिजन करिए एमजीआर का रजनीकांत जी के साथ, देखिए दोनों ही फिल्म स्टार हैं, बट कहीं ना कहीं दोनों में फर्क है। एमजीआर जी उस समय पे फिल्मों में एकदम से उठ गए। कहीं ना कहीं फिल्मों में इनको एक ऐसे पर्सन की तरह देखा जाता था जो ना शराब पीते हैं, ना ही स्मोक करते हैं, वो औरतों की इज्जत करते हैं। तो जो फिल्म पर्सनालिटी थी एमजीआर जी की, वो एक अलग तरीके से सामने एक अलग ही ऑरा था। कहीं ना कहीं अगर आप रजनीकांत जी की बात करोगे तो ये भी कोई छोटे मोटे सिनेमा स्टार नहीं, साउथ इंडिया के सबसे बड़े स्टार हैं ये। ओके, प्लस फिल्मों के अंदर और बाहर ये बहुत हेल्पफुल हैं लोगों की तरफ, बहुत सारा फिलैंथ्रोपी करते हैं, ये भी सब जानते हैं। और कहीं ना कहीं ही इज एन अल्टरनेटिव टू द्रविडियन एक्सक्लूसिविज्म एंड सेपरेटिज्म। देखिए जो द्रविडियन आइडियोलॉजी है ना दोस्तों, कांग्रेस क्यों हार गई आपकी तमिलनाडु में? क्योंकि कांग्रेस नेशनल इंटीग्रेशन की बात करती थी। द्रविडियन पार्टीज जैसे कि डीएमके, जैसे कि एआईएडीएमके, ये क्यों फेमस है तमिलनाडु में? क्योंकि ये कहीं ना कहीं तमिल आइडेंटिटी की बात करते हैं।
और जब वो तमिल आइडेंटिटी की बात करेंगे तो पूरी तरीके से नेशनल इंटीग्रेशन नहीं होगी, फिर तमिल भाषा की बात होगी, तमिल कल्चर की बात होगी। तो ये जो ज्यादा एक्सक्लूसिविज्म है, सेपरेटिज्म है कि भाई हम द्रविडियन हैं, हम बाकियों से अलग हैं, इस चीज को थोड़ा कम कर सकते हैं कौन? आपके रजनीकांत साहब। तो यहां पे ये कह सकते हो कि भाई इस बेसिस पे रजनीकांत साहब के इस इलेक्शन को जीतने के चांसेस हैं। वहीं पे अगर आप एमजीआर साहब की बात करो तो एमजीआर साहब आप देखोगे कि द्रविडियन मूवमेंट को ही बिलोंग करते थे। डीएमके के अंदर इनकी ग्रूमिंग हुई थी और बाद में जब इन्होंने एआईएडीएमके पार्टी बनाई एमजीआर साहब ने, तो कहीं ना कहीं वो द्रविडियन आइडेंटिटी के बेसिस पे ही बनाई थी। तो 1973 के समय पे जब एआईएडीएमके बनी थी तो डीएमके और कांग्रेस को पीछे छोड़ के एक तीसरी फोर्स बन के उभरी थी। और ऐसा बोला जा रहा है कि शायद ये जो रजनीकांत की पार्टी बन रही है उसमें डीएमके और एआईडीएमके के अल्टरनेटिव की तरह रजनीकांत की जो पार्टी है वो बहुत तेजी से बढ़ के आगे आ जाए, इसके कुछ चांसेस हैं। और यहां पे बोला भी है रजनीकांत साहब ने कि 234 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मैं अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको फ्लोट करूंगा। लेकिन बोला यह जा रहा है कि देखिए जो द्रविडियन पार्टीज है ना, डीएमके और एआईडीएमके, ये ऑर्गेनाइजेशनली बहुत स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं जब वोटिंग होती है ना दोस्तों, तो वोटिंग में बहुत सारी कैंपेनिंग होती है, ठीक है। जगह जगह पे जाओ, लोगों को बताओ कि भाई आप हमारे इसको वोट दीजिए, आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव को वोट दीजिए। तो ये कैंपेनिंग की जरूरत होती है पूरे तमिलनाडु में। उस कैंपेनिंग का समय नहीं है, चूंकि केवल 6 महीने बचे हैं असेंबली पोल्स में। तो क्या इतने कम समय में एक बड़ा स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा रजनीकांत जी की पार्टी का? काफी मुश्किल है। हालांकि यह अलग बात है कि रजनीकांत जी ने अपने पॉलिटिकल पार्टी का प्रीकर्सर बना चुका है, जो कि ऑलरेडी ग्राउंड लेवल पे इन सब चीजों की रिसर्च कर रहा होगा। बट कहीं ना कहीं डीएमके और एआईएडीएमके के लेवल का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप नहीं है अभी रजनीकांत जी की पार्टी का। उसके बाद अगर आप एमजीआर जी की एक डिफरेंस देखो रजनीकांत जी के साथ, तो एमजीआर जी की ग्रूमिंग हुई थी द्रविडियन मूवमेंट में। ये जो द्रविडियन मूवमेंट था, जो द्रविडियन आइडेंटिटी थी, इस आइडेंटिटी में ग्रूम हुए थे एमजीआर साहब। और कहीं ना कहीं तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स चलती है ना दोस्तों, वो इस द्रविडियन आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। लेकिन रजनीकांत जी की जो आइडियोलॉजी है वो पूरी द्रविडियन आइडियोलॉजी नहीं है, ऐसा यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि रजनीकांत जी को बीजेपी पार्टी के सपोर्टर की तरह जीता जाए, और बीजेपी पार्टी के साथ मतलब पार्टी बहुत ही मुश्किल से तमिलनाडु में कुछ भी एंट्री मार पाई है। ओवरऑल बीजेपी की प्रेजेंस तमिलनाडु में ना के बराबर है। प्लस तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स है ना वो कास्ट सेंट्रिक है, तो वहां पे कास्ट के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट मिलता है। तो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट है मुकालोथार्स, बैकवर्ड कास्ट है वेलाला ग्राउंडर्स, फॉरवर्ड कास्ट है मुदालियार्स। ये भाई कहीं ना कहीं अपने अलायंस को जो मेन दो द्रविडियन पार्टीज हैं उनके साथ शिफ्ट करती रहती है। फिर ये जो पीएमके पार्टी तमिलनाडु की, इसको वनियार कास्ट वोट देती है। तो अलग अलग पार्टीज को अलग अलग कास्ट वाले जो लोग हैं वो वोट देते हैं। तो कहीं ना कहीं तमिलनाडु में जो कास्ट पॉलिटिक्स है ना बहुत डोमिनेंट है। ये कास्ट पॉलिटिक्स ऐसा नहीं केवल तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश बिहार में भी बहुत है। बट जिस लेवल पे तमिलनाडु पे है, शायद उस लेवल पे उत्तर प्रदेश बिहार में नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इतना ज्यादा नहीं जितना तमिलनाडु में। फिर भाई बात करते हैं सेलिब्रिटी वर्शिप इन तमिलनाडु। कहीं ना कहीं तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनकी पूजा की जाती है। चाहे आप एमजीआर की बात कर लीजिए, करुणानिधि जी की बात कर लीजिए, जयललिता जी की बात कर लीजिए, और कुछ कुछ हद तक आप बात कर लीजिए कमल हसन साहब की और रजनीकांत जी की। कमल हसन साहब भी पॉलिटिक्स में एंट्री मार चुके हैं और अब रजनीकांत जी एंट्री मार रहे हैं। ये जो वर्शिप कल्चर है ना, कि अपने पॉलिटिकल लीडर्स को जो पहले फिल्मों में काम कर चुके हैं उनको भगवान का दर्जा देना, ये कभी कभी बहुत अग्रेसिव हो जाता है तमिलनाडु में। ओके, तो तमिलनाडु के किसी ऑटो में आप बैठ के वहां के हीरोज और वहां के सेलिब्रिटी के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोल नहीं सकते, लोग आपको मारने लगेंगे। इस लेवल का एग्रेसिवनेस है वहां पे। ओके, तो बस अब एमजीआर जी की अनाउंसमेंट हुई कि भाई हम तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं। तो कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग थोड़ा सा डिलेमा में है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत सारे जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका यह बोलना है कि भाई तमिलनाडु जी की एंट्री है, इससे तमिलनाडु में रजनीकांत जी की पार्टी की एंट्री है, अब इससे रजनीकांत जी जीतने वाले तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का वो वेट शेयर काट सकते हैं। या तो एआईएडीएमके का काट देंगे या डीएमके का काट देंगे। फिर डीएमके के स्पोक्स पर्सन क्या बोल रहे हैं कि देखिए ये जो रजनीकांत जी है ये तो बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो और पूरे देश में एंटी बीजेपी वेव है, तो ऑब्वियसली बात है तमिलनाडु तो कभी बीजेपी मतलब तमिलनाडु में तो कभी बीजेपी जीते ही नहीं, तो ये बीजेपी का सपोर्ट करके कैसे जीत जाएंगे यहाँ पे। हालांकि कहीं ना कहीं जो आरएमएम आउटफिट है रजनीकांत जी का, वो क्या बोल रहा है कि भाई किसने बोला हम बीजेपी के सपोर्टर हैं। तो इस तरीके की पॉलिटिक्स यहाँ पे शुरू हो गई है।
देखते हैं रजनीकांत जी की जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो या फिर कह लीजिए जो उसका प्रीकर्सर है आरएमएम, इसकी मेंबरशिप ऑलरेडी 1.5 करोड़ तक पहुंच चुकी है। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है दोस्तों, ये तो समय ही बताएगा कि कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है। बट यहाँ पे एक मेजर डिस्कशन था तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को समझने के लिए, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।